हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है और साथ ही साथ कोशिश करता है कि जो भी कंटेंट आपको दिया जाए वो उम्दा क्वालिटी का हो। यानी कि ऐसा कंटेंट हम आपके लिए देते हैं कि जिसमें आप पढ़कर हर एक चीज़ बहुत आसानी से समझ सकें और मतलब कोई भी डाउट नहीं रह जाए। और टीचर्स भी आपको इतनी एफर्ट्स के साथ सारा सब कुछ समझा रहे हैं, तो सभी कुछ आपके लिए जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर रहें, हम ये कोशिश आपके लिए करते हैं। और साथ ही साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं वो सभी आपके लिए 100% फ्री जाए। और अभी तक हम देते आए हैं और आगे भी देते ही रहेंगे। ये सारे ही वीडियो जो हम 100% की बात कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, जितनी बार भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं या जितने वीडियो भी देखना चाहते हैं, सभी आपके लिए फ्री हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 2 वीडियो हम फ्री में दे रहे हैं और तीसरे वीडियो के लिए बोल रहे हैं कि नहीं आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर आप जितने चाहें उतने वीडियो देख सकते हैं और एक ही वीडियो को कई बार देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, कोई पेमेंट नहीं लगेगा। ये जो हम फ्री वीडियो की बात कर रहे हैं, ये आपको फ्री वीडियो हमारी 3 जगह से मिलेंगे। एक है यूट्यूब पे, एक है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और तीसरा है हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी जगह जहाँ पे भी आप जाएंगे, तीनों में से कहीं पे भी जगह जाएं, आपको सभी जगह 100% फ्री वीडियो ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट पर और आप हमारे ऐप पर आते हैं तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज मिलेगी। अब इसको हम समझाते हैं कैसे। जैसे हम कोई बुक उठाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की हमने एक बुक उठाई, बुक में देखा, हमने ओपन किया तो एक चैप्टर हमने फर्स्ट ओपन किया, उसके बाद उसमें सारे टॉपिक्स लाइन से हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं, तो मगर उसमें सोल्यूशंस नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ ये विद सोल्यूशन अवेलेबल है। कैसे? जैसे आप कोई भी मीडियम है, आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में अपना मीडियम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मीडियम सिलेक्ट करेंगे आपके सामने सारे क्लासेस आ जाएंगे। आप सारी क्लासेस में जो भी आपकी क्लास है उसे सिलेक्ट कीजिए। आपने जैसे उसे सिलेक्ट किया, आपके सारे सब्जेक्ट और बुक्स आपके सामने हैं। आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, बुक सेलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप बुक सेलेक्ट करेंगे आपके सामने बुक के सारे चैप्टर्स ओपन होकर आ जाएंगे। आप जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही सारे टॉपिक्स उसके अंदर एक के बाद एक टोटली अरेंज हैं। उसके बाद आपकी जैसे पूरा टोटल सारा आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो ये हमारा जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे। अब हमारी बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर के बाद में, उसके सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरे एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के, वो सारे आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न में आते हैं, आपके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ये पैटर्न भी आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरे चैप्टर के आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध रहेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, यानी कि MIQs में आते हैं, जहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए, जो पिछले 10-12 साल में पूछे गए प्रश्न हैं वो रहेंगे, प्लस कुछ नए एड ऑन क्वेश्चंस रहेंगे और ये सभी टोटली सब्जेक्टिव रहेंगे। तो दोनों पैटर्न हमने क्वेश्चन के कवर कर लिए, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। अब बारी आती है जब हमने पूरा तैयार कर लिया तो हमारा एग्जाम है, अब उस दौरान हमें थोड़ा रिवीजन करना है। तो उसके लिए अवेलेबल है आपके लिए पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी कि पूरा चैप्टर हम रिवाइज करेंगे फिर से और फिर से कुछ नए क्वेश्चंस को हम करेंगे। रिवीजन हो गया, ये तो सब हो गया, लेकिन अभी भी हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा। आपके एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की तैयारी भी करानी है, तो हम पहले सारे चैप्टर जितने भी आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में आ रहे हैं उनको हम पूरा आपसे पहले टोटल रिवाइज करवाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सैम्पल पेपर्स लेकर आते हैं। जो भी आपका पैटर्न है एग्ज़ाम का, उस एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। हम सैम्पल पेपर करते हैं सॉल्व। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। उसके बाद टिप्स और ट्रिक्स लेते हैं ताकि हम पेपर्स अच्छे से कर सकें। बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो बच्चे होते हैं, जो पहली बार बोर्ड दे रहे हैं, उनको हर एक चीज़ की बारीकी को हम बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो इस तरीके से ये सभी कुछ हम कंप्लीट करके आपको पूरे साल साथ रहते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इतनी उम्दा और साथ ही साथ फ्री, तो उसका फ़ायदा उठाइए भाई, ऐसे पढ़ाई आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ाई आसान करते हैं और एक नए वीडियो से परिचित होते हैं। आज का नया वीडियो जो हमारा है वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स A की बुक है क्षितिज भाग 2। इसके गद्य खंड का अध्याय है नेताजी का चश्मा। ये पार्ट
स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, जिसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि किस तरीके से देशभक्ति की भावनाओं को आजकल जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, उस बात को लेकर हमारे जो लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं उन्होंने ये पूरी कहानी लिख दी। और इस कहानी के अंत में आने वाली भावी पीढ़ी के अंदर एक आशा हमें दिखाई दी कि किस तरीके से वो आने वाली पीढ़ी जो है वो देशभक्तों की जहाँ इतनी इज्जत कर रही है, वहीं उनके लिए, अपने देश के लिए भी अथाह प्रेम है। तो ये पूरी कहानी हमने डिटेल में पढ़ी थी, अच्छे से समझा था। फिर हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी किए, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए और हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी कर लिया। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि MIQs। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम प्रीवियस ईयर कुछ सालों में पीछे जाएं अगर हम, तो बोर्ड एग्जाम में जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी इसमें ऐड हैं और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हमने ऐड किए हैं। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से इनको हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कारण क्या है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे सिमिलर हैं, कई आंसर सिमिलर लगेंगे, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि अलग अलग साल में पूछे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अलग अलग सालों में चीज़ों को थोड़ा सा घुमा के फिरा के इस तरीके से पूछा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चैप्टर अच्छे से समझा हुआ है तो हमें करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है वो क्या दिया है, हालदार साहब कैप्टन को देखकर अवाक क्यों रह गए, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए। जब उन्हें पान वाले से पता चला था हालदार साहब को कि भाई एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, तो उन्होंने समझा कि कोई फौजी होगा, देशभक्त होगा, बढ़िया होगा। लेकिन जब उन्होंने उसको देखा तो वो एक क्या कहते हैं लंगड़ा था, उसका एक पैर नहीं था और वो साइकिल लेके चलता था और उस चश्मा बेचता था। तो इस तरीके से उसकी जो वेशभूषा उन्होंने सोची थी वो इसके बिल्कुल विपरीत थी। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तो उनके मानस पटल पर कैप्टन के रूप में एक अनुशासित, प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी, हष्टपुष्ट सैनिक की छवि अंकित थी। कि मतलब एक फौजी व्यक्ति होगा, बिल्कुल अनुशासित और बड़ा शरीर से हष्टपुष्ट इस तरीके का। अपनी कल्पना के विपरीत कैप्टन को अत्यंत बूढ़ा, कमजोर, निर्धन, दिमाग व्यक्ति के रूप में सामने पाकर हालदार साहब अवाक रह गए कि उसका एक पैर नहीं था, वो बूढ़ा था, बिल्कुल सा कमज़ोर, निर्धन व्यक्ति था। तो जो उनके दिमाग में जो उसकी छवि बनी थी वो उसके बिल्कुल विपरीत था। तो ये देखकर वो बिल्कुल भी चौंक गए थे। वे कैप्टन जैसे व्यक्ति में व्याप्त असीम देशभक्ति की भावना का अनुभव कर श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। फिर उन्होंने जो अपनी छवि बनाई थी उस छवि के तो विपरीत पाया, तो उसको देखकर चौंक ही गए थे। लेकिन तब भी ऐसा व्यक्ति अगर अपने अंदर जो है देशभक्ति की भावना रखता है, इस बात को लेकर वो वाकई ही नतमस्तक हो गए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो उस कैप्टन की इज्जत करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पान वाला एक हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति है परंतु उसके हृदय में संवेदना भी है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब पान वाला हर बात पे हंसता था, एकदम तोंद उसकी हिलने लगती थी, लेकिन जब कैप्टन की मृत्यु की बात वो हालदार साहब को बता रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो इससे पता चलता है कि जहाँ वो हंसमुख है वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर संवेदन हृदय भी है। पान वाला स्वभाव से बहुत हंसमुख और मजाकिया था। वह कैप्टन का बहुत मजाक बनाता था, किंतु उसके हृदय में संवेदना भी थी। हालदार साहब द्वारा मूर्ति पर कोई चश्मा न होने के कारण पूछे जाने पर वह उदास हो गया और आंखों को पोंछते हुए उसने कैप्टन की मृत्यु की सूचना दी। कि जब हालदार साहब ने कई बार देखा कि भाई चश्मे नहीं है मूर्ति पर, तो वो रुक गए, चिंतित हो गए। पान वाले से पूछा उन्होंने तो पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। तो ये बात जब पान वाले ने उनको बताई तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो इस वाक्य से पता चलता है कि जहां वो हंसमुख मजाकिया था, पान वाले का इतना कैप्टन का इतना मजाक बनाता था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो इस बात से वो बहुत चिंतित भी हो गया था और दुखी भी था। प्रश्न संख्या 3 है, नेताजी का चश्मा पाठ में बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या प्रदर्शित करता है। कैप्टन मर गया। हर बार हालदार साहब जब कस्बे से गुजरते तो देखते कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो इस बात उनको कहीं ना कहीं आहत करती थी कि भाई एक व्यक्ति था जिसके अंदर देश प्रेम था, तो वो नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था, लेकिन अब तो कोई है नहीं। लेकिन एक दिन अचानक वो देखते हैं कि नेताजी की चश्मे पर सरकंडे का चश्मा था।
मूर्ति पर। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई ये कौन हो सकता है। तो ये सरकंडों का खेल मोस्टली बच्चे करते हैं। वो रुक गए एकदम से, उन्होंने अपनी गाड़ी से एक तरीके से छलांग लगाकर वो मूर्ति के सामने आ गए। और बच्चों ने जो चश्मा लगाया, इससे सीधे पता चलता है कि बच्चों को भी वो मूर्ति अखर रही थी, बगैर चश्मे वाली मूर्ति। नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के वो उनको अखर रही थी और उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी मूर्ति ऐसी रहे। तो बच्चों के अंदर जो इज्जत थी नेताजी के लिए, जो देशभक्ति की भावना थी, उसी ने उनके लिए सरकंडे का चश्मा बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर हमें जो क्या कहते हैं देशभक्ति की भावना है, और जो हमारे वीर रहे उनके लिए उतना ही श्रद्धा और सम्मान का भाव भी है। नेताजी का चश्मा पाठ में सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर लगाना यह दर्शाता है कि देशभक्ति की भावना अब भी बच्चे में कूट कूट कर भरी है। कैप्टन की मृत्यु के पश्चात हालदार साहब मायूस हो गए और सोचा कि अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को अवश्य ही कमी होगी, उस चश्मे का नहीं होगा। मतलब अब उन्हें उस चश्मे की कमी लगती है, कौन पहनाएगा समझ में नहीं आता। वे उस कौम के लिए व्यथित थे जो देशभक्ति का मजाक उड़ाती है, जैसे कि पान वाला था उड़ा रहा था। जब वह कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। इतने में ही उनकी आंखें भर आईं। उन्हें विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना अब भी शेष है। तो उनको ये लग रहा था कि अब कोई बचा नहीं है, लेकिन बच्चों ने जब वो चश्मा बनाया तो उनको इस चीज़ का यकीन हो गया कि नहीं, अभी हमारे आने वाली भावी पीढ़ी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। तो इससे पता चल रहा था कि बच्चों में अभी भी देशभक्ति की भावना बची हुई है। प्रश्न संख्या 4 है, नेताजी का चश्मा पाठ का संदेश क्या है, स्पष्ट करिए। तो ये पूरा पाठ हमें देशभक्ति की भावना का संदेश देता है कि हमें देशभक्त, जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाकर लड़ें तो ही हम देशभक्त कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। हम अपने देश के लिए जो भी काम करते हैं, हम कहते हैं हम अपने घर मोहल्ले और सब जगह हम सफाई रखते हैं तो भी हम देशभक्त हैं। अगर हम पानी को बचा रहे हैं तो भी हम देशभक्त हैं। हम पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं तो भी हम देशभक्त हैं। तो उसी तरह यहाँ पर एक देशभक्त व्यक्ति यानी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, उस चश्मे को लेकर ये जो पूरी कहानी हुई, इससे भी देशभक्ति की भावना साफ दिखाई देती है। चाहे कैप्टन हो चाहे बच्चे हों, दोनों के ही जरिए एक कैप्टन जो एक हमारी पीढ़ी जा चुकी है, उनके अंदर किस तरीके की देशभक्ति की भावना है ये दिखाई गई, और बच्चों के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दिया गया कि हमारे अंदर, आने वाली पीढ़ी के अंदर भी देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। तो पूरी तरीके से ये पूरा पाठ हमें देशभक्ति की भावना की ओर संकेत देता है। नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्ति और देश प्रेम का संदेश दिया गया है। पाठ में बताया गया है देशभक्ति की भावना किसी भी व्यक्ति में किसी भी रूप में हो सकती है, उसको व्यक्त करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मतलब हम जरूरी नहीं है कि हम जैसे बताया कि हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम करें तो उससे पता चलता है कि हम देशभक्त हैं, ऐसा नहीं होता। हम ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं जिससे देशभक्ति पता चलती। वही यहाँ पर उन्होंने मूर्ति के जरिए से बताई। उसको व्यक्त करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। अपनी संस्कृति पर विश्वास होना चाहिए, अपने देश के महापुरुषों पर श्रद्धा व प्रेम भाव होना चाहिए। इसका संबंध हमारी भावना से होता है, उसको प्रकट करने के लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करो जिसके लिए आपको बहुत बड़े महंगे साधन की ज़रूरत पड़े। आप छोटी छोटी चीज़ों से भी अपनी देशभक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। बस ये है कि आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, जैसा कि इस पाठ में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर आश्रय समझाइए। क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है। तो ये उन्होंने क्या हुआ था, जब पान वाला जो है कैप्टन पर हंसकर बात कर रहा था, वो क्या कहते हैं जाएगा फौज में, तो उस व्यक्ति के लिए जैसे हंसा, तब ये नेता हवलदार साहब ने सोचा कि जो लोग अपना सब कुछ होम करके जो अपनी देशभक्ति निभाते हैं और लोग उन पर हंसते हैं, उन हंसने वाले लोगों की कौम का क्या होगा। अब इसी पे दूसरा ही क्वेश्चन है लेकिन सेम ही है।
आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो ये पूरा वक्तव्य है। इस वक्तव्य के जरिए हमें समझाना क्या है कि क्या मतलब इसका आश्रय क्या है, इसके जरिए हमें लेखक कहना क्या चाह रहे हैं। जो लोग देशभक्ति की भावना और देशभक्तों का आदर सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों का आगे क्या होगा, इस बात को लेकर चिंतित थे हमारे ये हालदार साहब। तो देखिए क्या है, आशय यह है कि ऐसी जाति, वर्ग और समुदाय का विकास नहीं हो सकता जो अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वालों का उपहास उड़ाती है। तो अब देखिए, एक सैनिक, हमारे लिए सबसे कीमती क्या होता है? हमारी अपनी खुद की जान। तो एक सैनिक क्या करता है? अपनी जान की परवाह किए बगैर इस देश की रक्षा करता है, और कितने सैनिक तो जान दे ही देते हैं ना। तो अगर कोई व्यक्ति अपना सब कुछ न्यौछावर करके हमारे लिए, हमारे देश के लिए वो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसने सबसे बड़ा बलिदान दिया है। और ऐसे बलिदान पे करने वाले पर अगर कोई हंसता है तो वह व्यक्ति कैसा होगा? वो अपने लिए क्या ले रहा है, भविष्य में क्या निर्माण कर रहा है, तथा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने आप को बेचने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब देखिए, हम अगर अपने देश में आ जाए तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, सामने वाले का क्या हो रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। अर्थात वक्त आने पर ऐसी जाति अपने आप को बेच देती है। हालदार साहब के इस कथन से वर्तमान युवा पीढ़ी की वास्तविकता की झलक मिलती है। यानी कि आजकल के लोग जो हैं, उनके लिए देशभक्त लोग और देशभक्ति की भावना एक मजाक है। वो उससे भी जो है हंसते हैं उनकी इस भावना पर, ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं कि आखिर ज़रूर उनका कोई स्वार्थ रहा होगा, उनको कोई फ़ायदा रहा होगा तो उन्होंने ऐसा किया होगा। तो ऐसे लोगों को लेकर हमारे हालदार साहब चिंतित हैं कि मौका आने पर ये अपने स्वार्थ के लिए अपने को भी बेच दें तो वो देश की क्या बात है। प्रश्न संख्या 6 है, कैप्टन कौन था? वह मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? तो कैप्टन एक चश्मा बेचने वाला, निर्धन, गरीब, बूढ़ा और क्या कहते हैं, एक दिव्यांग व्यक्ति था। और वो मूर्ति का चश्मा क्यों बदलता था? क्योंकि उसे नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अखरती थी। और चश्मा बेचता था चूंकि, इसीलिए वो बदल दिया करता था। तो देखिए क्या है, कैप्टन चश्मे बेचने वाला एक साधारण व्यक्ति था। वे फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। चश्मे वाले को लोग कैप्टन के नाम से पुकारते थे। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति आदर का भाव रखता था और बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति उसे आहत करती थी। यानी कि एक हम अगर नेताजी को हम इमेजिन करें तो हम उनके चश्मे के बगैर उनको इमेजिन नहीं कर सकते। तो अब अगर किसी व्यक्ति ने बगैर चश्मे की मूर्ति बना दी है तो जाहिर सी बात है हम उनकी छवि को उनसे सिमिलर नहीं कर पाएंगे। और यही चीज़ कैप्टन के साथ हो रही थी। तो वो उसको बिल्कुल भी वो मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी बिना चश्मे की, अतः वह उनकी मूर्ति को चश्मा पहना देता था। अब चूंकि वो चश्मा बेचता था, उसके बाद बहुत सारे चश्मे थे तो वो उनको पहना दिया करता था। लेकिन यदि कोई ग्राहक मूर्ति वाला फ्रेम मांगता तो कैप्टन नेताजी से क्षमा मांगकर मूर्ति वाला फ्रेम ग्राहक को दे देता, वह मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता। अब क्या करता था, वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अब कोई ग्राहक आया, चूंकि अब तो वो बेच रहा है, तो वो अगर उसने मांगा कि नहीं मुझे वो चश्मा ज़्यादा पसंद है, तो वो नेताजी की मूर्ति से वो चश्मा निकालता और उनसे सॉरी बोलता, वो चश्मा ग्राहक को दे देता और फिर नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। तो आपको पता चला ना कि उसको मूर्ति नेताजी की जो बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो उनके चश्मे को बदलता रहता था। प्रश्न संख्या 7 है, हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति को देखकर उसके असली चश्मे के विषय में मूर्तिकार की सोच के विषय में क्या क्या अनुमान लगाए थे, स्पष्ट रूप से लिखिए। जब उन्होंने हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति देखी और उस पर असली चश्मा नहीं लगा था, उस पर मोटे फ्रेम वाला और जैसे चश्मे बदलते रहते थे, तो उन्होंने मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति के बारे में क्या सोचा होगा? क्या सोचा उन्होंने? पत्थर पर पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, मूर्तिकार यह तय नहीं कर पाया होगा। मूर्ति तो उसने पत्थर की बना दी, लेकिन अब पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, शायद उसे ये समझ में नहीं आया होगा, या कोशिश की होगी असफल रह गया होगा। यानी कि उसने कोशिश की होगी पारदर्शी चश्मा बनाने की, पर वो बना ना पाया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। अब चश्मा तो चूंकि उसे पारदर्शी बनाना था, तो हो सकता है बनाते बनाते उसे चश्मा टूट गया हो, इसलिए नहीं बन पाया।
अलग होकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। तो पत्थर का चश्मा जो है उसने अलग बनाकर फिट किया होगा और में भी चश्मा निकल गया होगा। तो इस तरह की चीज़ें हालदार साहब ने सोची थी मूर्ति के बारे में, उसके चश्मे के बारे में। प्रश्न संख्या 8 है, नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर कैसा चश्मा लगा था? प्रतिमा वाले पत्थर का चश्मा ना लगा होने के संभावित कारणों पर पठित पाठ के आधार पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले आपको बताना है कि नेताजी की आंखों पर चश्मा कैसे लगा था। मोटा फ्रेम वाला चौकोर चश्मा लगा हुआ था। अब अगर उस पर चश्मा नहीं था तो इसके क्या कारण जो हैं वो पाठ में बताए गए हैं, ये चीज आपको बतानी है। देखिए क्या है, नगर पालिका को देश के मूर्तिकारों की जानकारी ना होना, अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान, बजट का अभाव, शासनावधि की समाप्ति, स्थानीय स्कूल मास्टर मोतीलाल को ही काम सौंपा जाना जिसने महीने भर में मूर्ति बनाने का विश्वास दिलाया होगा, शीघ्रता से उसी पत्थर का चश्मा ना बना पाया होगा। तो यहाँ पर इसके कारण उन्होंने बताया कि नगरपालिका का जो शासनावधि है वो खत्म होने वाली थी। अब उन्हें अच्छे मूर्तिकारों की पहचान नहीं थी कि कहाँ से ढूंढते, और जल्दी से जल्दी बनाना था, तो उन्होंने स्कूल के ही ड्राइंग मास्टर को ये काम सौंप दिया। अब वो ड्राइंग मास्टर ने भी 1 महीने के अंदर मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया, तो उसे मूर्ति तो बना ली मगर उस महीने के अंदर में वो चश्मा नहीं बना पाया। तो यही कारण पाठ में बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 9 है, हालदार साहब के विचार से देश को स्वतंत्र कराने वाले लोग कैसे थे और उनका उपहास करने वाले आज के देशवासी कैसे हो गए हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराया उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी जान तक, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो तक दे दी। लेकिन आज उनके इस बलिदान पर हंसने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी एक चीज़ देने को तैयार नहीं होते और उल्टा इन जो देशभक्त लोग हैं और उनकी देशभक्ति की भावना का मजाक उड़ाते हैं। हालदार साहब के अनुसार देश को स्वतंत्र कराने वाले लोगों ने अपना पूरा जीवन देश को न्यौछावर कर दिया, घर गृहस्थी के सुख को अनदेखा कर दिया, देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों का बलिदान तक करने में पीछे नहीं हटे। जबकि आज के देशवासी देशभक्तों का उपहास उड़ाने वाले स्वार्थी व भौतिकवादी होकर देश हित की भावना के विमुख होकर अवसरवादी बनते जा रहे हैं। यानी कि वो अपना स्वार्थ तो देख रहे हैं लेकिन साथ ही साथ देश के लिए भी अब कुछ नहीं करते और अवसर खोजते रहते हैं किस अवसरों से उनको फायदा हो जाता है, और ऊपर से देशभक्तों का मजाक भी उड़ाया करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हालदार साहब को नेताजी की मूर्ति को देखकर कैसा अनुभव हुआ और क्यों? पहली बार में पान के पैसे चुकाकर जब वे चलने लगे तो वे किसके प्रति नतमस्तक हुए? अब हालदार, इसमें कई क्वेश्चन है। पहली बात तो है हालदार साहब को नेताजी की मूर्ति को देखकर कैसा अनुभव हुआ और क्यों? क्योंकि उन्हें बड़ा अजीब अनुभव हुआ। नेताजी की मूर्ति तो वही थी पर उसमें चश्मा अलग था, तो बड़ा विचित्र महसूस हुआ। फिर वो पैसा चुकाकर जब चलने लगे तो वो उस व्यक्ति के लिए नतमस्तक थे जिसने उसके ऊपर ये चश्मा लगाया था। देखिए क्या है, नेताजी की पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर हालदार साहब को बड़ा विचित्र लगा और वे मुस्कुराए। चश्मे वाले को देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना देखकर कैप्टन यानी चश्मे वाले के प्रति नतमस्तक हुए, लेकिन पान वाले द्वारा कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए उसे लंगड़ा कहा जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। अब क्या हुआ, वो जहां कैप्टन के लिए नतमस्तक थे उसकी भावना को लेकर, वहीं पान वाले ने जब लंगड़ा कहकर उसका मजाक उड़ाया तो वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। प्रश्न संख्या 11 है, हालदार साहब हर 15वें दिन उस कस्बे से क्यों गुजरते थे? क्यों था? उन्हें अपने फैक्ट्री के काम के लिए वहां से हमेशा गुजरना पड़ता था हर 15वें दिन। तो क्या हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में जाना पड़ता था, जिसका रास्ता उस कस्बे के होके गुजरता था, इसलिए वे उस कस्बे से गुजरते थे जहां उन्हें सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिखाई देती थी। तो हर 15वें दिन वहां से गुजरने का कारण था कि उन्हें कंपनी के काम के लिए वहां से गुजरना पड़ता था। रास्ता वही था, कस्बे से होके जाना पड़ता था जहां पर उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बिना मूर्ति के बिना चश्मे की मूर्ति को देखा था। प्रश्न संख्या 12 है,
नेताजी का चश्मा कहानी में चित्रित कस्बे का वर्णन कीजिए। अब उस कस्बे में जब कहानी शुरू होती है तो उसी पहले पैराग्राफ में ही आपको कस्बे के बारे में बताया गया है कि कस्बा किस तरीके का है। तो क्या है, नेताजी का चश्मा कहानी में चित्रित कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ कुछ पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार था। कस्बे में बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर यानी खुली छत वाले सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। तो इतने छोटे से कस्बे में ये सारी चीज़ें थी। नगर पालिका हमेशा कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी, जैसे सड़क पक्की करवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना आदि। तो जो नगर पालिका थी वो हमेशा कुछ ना कुछ कार्य कस्बे के लिए करती रहती थी। तो इस तरीके के कस्बे का वर्णन हमारी पुस्तक में किया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, नेताजी की मूर्ति लगाने के कार्य को सफल और सराहनीय प्रयास क्यों कहा गया है? अब सफल और सराहनीय क्यों? भाई उनके नगर पालिका के पास इतना बजट नहीं था, तब भी उन्होंने बहुत प्रयास करके जो है उस मूर्ति को लगाया था। तो इसीलिए अब क्यों सफल कहा गया? मूर्ति तो लग गई, चलो चश्मा नहीं बना तो चश्मा कैप्टन ने लगा दिया था। तो देखिए क्या है, सीमित समय और सीमित बजट के बावजूद नेताजी की मूर्ति को स्थापित किया गया। इससे पता चलता है कि समाज में अभी भी नेताजी जैसे देशभक्तों के प्रति लोगों के मन में सम्मान एवं श्रद्धा की भावना जीवित है। तो यहाँ पर क्या है कि हम ये नहीं कह सकते वो चाहते तो ये काम नहीं करते, लेकिन वो चूंकि देशभक्त थे, उनकी अंदर देशभक्ति की भावना थी, इसीलिए उन्होंने नेताजी की मूर्ति को बनवाना सही उचित समझा। तो यहाँ पर कम बजट में और सीमित समय में भी उन्होंने नेताजी की मूर्ति बनवाई। तो इसे हम बोलेंगे कि नगर पालिका का काम बहुत अच्छा था और एक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। इसी कारण नेताजी की मूर्ति लगाने का कार्य एक सफल एवं सराहनीय कार्य था। इससे आगे की आने वाली पीढ़ियां भी देशभक्ति की भावना के साथ जुड़ी रहेंगी। तो यहाँ पर नगर पालिका का जो मूर्ति लगाने का मोटिव था, सिर्फ अपनी देशभक्ति का कोई बारे में नहीं बताना, जबकि वो चाहते कि कस्बे की जो प्रेजेंट जनरेशन है और आने वाली जो जनरेशन है यानी कि पीढ़ी है, जो वो देशभक्त लोगों को पहचाने और उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना का प्रसार हो, इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया था। तो इसलिए मूर्ति लगाने का काम वाकई सराहनीय काम था उनका। प्रश्न संख्या 14 है, कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात आहत करती थी? तो कैप्टन कौन था? एक चश्मे बेचने वाला साधारण व्यक्ति था। उसे आहत कौन सी बात करती थी? नेताजी की मूर्ति पर चश्मे का ना होना, इसीलिए वो अपने चश्मे लगा दिया करता था। कैप्टन चश्मे बेचने वाला एक साधारण व्यक्ति था जो फेरी लगाकर चश्मे बेचने का कार्य करता था। उसे इस बात से बहुत दुख होता था कि कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे की थी। चश्मा नेताजी की बहुत महत्वपूर्ण पहचान है, इसीलिए वह नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा देता था। अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर हम इमेजिन करें आंख बंद करके, तो हम उनकी बगैर चश्मे वाली फोटो तो इमेजिन करेंगे नहीं। हम जब भी उनको इमेजिन करेंगे विद चश्मा ही करेंगे, विद स्पेक्स ही करेंगे। तो अब ये बताइए कि अगर आपके सामने ऐसी कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आ जाए या पिक्चर आ जाए जिसमें चश्मा ना हो, तो आपको वो आहत करेगा कि नहीं करेगा? आप कुछ प्रयास करेंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं प्रयास करना चाहेंगे या उसको देखकर भी इग्नोर कर देंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों को फर्क पड़ेगा वो उस पर चश्मे लगाने की कोशिश को जरूर पूरा करना चाहेंगे। अब आ गए प्रश्न संख्या 15 पर। कैप्टन को नेताजी की मूर्ति में कौन सी बात खटकती थी? ये उसने नेताजी की मूर्ति में खटकने वाली गलती को किस प्रकार दूर किया? तो कौन सी बात खटकती थी? नेताजी की मूर्ति पे चश्मा का ना होना। और उस खटकने वाली बात को उसने दूर करने क्या, वो चश्मा बेचता था तो वो अपने पास से चश्मे उनकी मूर्ति पर लगा दिया करता था। कैप्टन को नेताजी की मूर्ति में यह बात खटकती थी कि मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं था। कैप्टन की इस गलती को सुधारने के लिए अपने पास रखे हुए बहुत से चश्मों के फ्रेम में से एक फ्रेम को नेताजी की मूर्ति के चेहरे पर लगा दिया, जिससे मूर्ति अपने वास्तविक रूप में सुंदर लगने लगी। अब माना कि उसने वैसा चश्मा नहीं लगाया, लेकिन वो चश्मा पहनते थे, तो इसलिए ये बात उसको खटकती थी कि भाई उन्होंने चश्मा नहीं पहना है। तो इसलिए उसने प्रयास किया कि उसके पास जो चश्मे होते थे उसमें से एक चश्मा वो उनको हमेशा लगा दिया करता था। तो वो जो मूर्ति की कमी है उसको कहीं ना कहीं पूर्ण करने की वो कोशिश किया करता था। प्रश्न संख्या 16 है।
चश्मे वाला नेताजी से क्षमा क्यों मांगता था? अब क्या है, क्यों मांगता था? क्योंकि वो अब भाई उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था, अब वो चश्मा लगा देता था। अब उसका कोई ग्राहक आया, उसे कहा उसे नेताजी की मूर्ति पे लगा हुआ चश्मा चाहिए, तो वो क्या करता था, वो पहले नेताजी से क्षमा मांगता था, फिर उनसे वो चश्मा उतार लेता था और वो ग्राहक को दे देता था और उसकी जगह दूसरा नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया करता था। तो क्षमा मांगने का कारण क्या था कि उनकी मूर्ति से जब चश्मा उतारता था तब वो क्षमा मांगता था। जब किसी ग्राहक को वैसा ही फ्रेम चाहिए होता था जैसा मूर्ति पर लगा होता था, तब चश्मे वाला वह फ्रेम उतारकर ग्राहक को दे देता था और मूर्ति को दूसरा फ्रेम पहना देता था। नेताजी को पहुंचने वाले इस कष्ट या व्यवधान के लिए वह उनसे क्षमा मांग लेता था। अब क्या था, उतारता था तो उनको लगता था कि भाई नेताजी को थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, थोड़ी तकलीफ हो रही है और हम उनसे उनकी जो चीज़ है वो ले रहे हैं, तो इसीलिए वो क्षमा भी मांगता था। और जो उनकी आंखों से चश्मा उतारा है तो उनको थोड़ा जो कष्ट हो रहा था, थोड़ी देर जो उन्हें नहीं दिखाई देगा या जो भी प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए भी वो उनसे क्षमा मांगता था। तो इसलिए चश्मा बदलने में जो भी दिक्कत आती थी उसके लिए वो क्षमा मांगा करता था। प्रश्न संख्या 17 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के विषय में हालदार साहब को चकित और द्रवित कर देने वाली कौन सी बात लगी? चकित और द्रवित कर देने वाली क्या थी? उनके ऊपर लगा हुआ चश्मा, ये उनको चकित करने वाली बात थी। और चूंकि किसी व्यक्ति का इतना देश प्रेम था, एक देशभक्त के लिए प्रेम था, ये बात उनको द्रवित भी करता था। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति के चेहरे पर चश्मा क्यों नहीं है, तो पान वाले ने मजाक के लहजे में उत्तर दिया कि मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया। जो बात पान वाले के लिए मजाक थी, वही बात हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली थी, क्योंकि चश्मा नेताजी का एक महत्वपूर्ण निशानी है जिसे भूल जाना बहुत ही बड़ी गलती थी। तो यहाँ पर चकित और द्रवित कर देने वाली बात ये थी कि जब नेताजी की मूर्ति उन्होंने देखी कि बिना उनके चश्मा नहीं था और कोई दूसरा चश्मा लगा था, तो ये बात उन्होंने पान वाले से पूछी। अब ये बात तो उनको चकित कर देने वाली थी ही कि जो उनका चश्मा होना चाहिए उसके विपरीत कोई दूसरा ही चश्मा था। तो इस क्यूरियोसिटी में उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई आखिर क्या बात है कि क्यों इसमें जो होना चाहिए वो नहीं है, कुछ और है। तो पान वाले ने इस बात के लिए मजाक उड़ाया कि भाई जो है मूर्ति वाला बनाना भूल गया। अब चूंकि ये मजाक उड़ाया तो इस बात से वो थोड़ा सा द्रवित हुए और चकित करने वाली बात थी कि जो मूर्ति पर चश्मा होना चाहिए वो नहीं होकर दूसरा था। तो ये दोनों ही बातों के कारण वो चकित और द्रवित हुए थे। प्रश्न संख्या 18 है, हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर नित नए चश्मे लगाने वाले कैप्टन के विषय में पहली बार क्या सोचा था? बाद में उन्हें कैप्टन के विषय में क्या जानकारी मिली? तो डेली नया चश्मा बदलने वाले कैप्टन के बारे में उन्होंने सोचा था कि भाई वो एक फौजी होगा, सिपाही होगा, हष्ट-पुष्ट अनुशासित एक व्यक्ति होगा। लेकिन उसके विपरीत वो उन्हें कैसा मिला? बूढ़ा, निर्धन, कमजोर और एक दिव्यांग व्यक्ति उन्हें मिला था, जैसे उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत था। हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर नित नए चश्मे लगाने वाले कैप्टन के विषय में पहली बार सोचा कि कैप्टन जरूर नेताजी का साथी या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही होगा। वह हट्टा कट्टा एवं स्वस्थ होगा, किंतु कैप्टन को देखने पर पता चला कि वह लंगड़ा और बहुत कमजोर बूढ़ा व्यक्ति था। उसके पास अपनी कोई दुकान नहीं थी, जिस कारण वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। तो जो उन्होंने सोचा उसके जस्ट विपरीत मिला। वो सोच रहे थे कोई फौजी है, आज़ाद हिंद फौज का फौजी होगा या नेताजी का साथी होगा, इसलिए इस बात से वो परेशान है और उनके मूर्ति पर चश्मा लगा दे रहा है। लेकिन जस्ट विपरीत निकला जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक चश्मे बेचने वाला व्यक्ति होगा, बूढ़ा होगा, दिव्यांग होगा। तो ये चीज़ उनकी सोच से बिल्कुल विपरीत निकली थी। प्रश्न संख्या 19 है, कैप्टन चश्मे वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब आपको यहाँ पर एक शब्दों के माध्यम से कैप्टन चश्मे वाले की एक पूरी पिक्चर बनानी है कि वो कैसा लगता है, क्या है, सभी कुछ। अब ये शब्दों के माध्यम से, जब हम शब्दों के माध्यम से किसी के बारे में बताते हैं और पूरा हूबहू चीज उतारते हैं तो उसे बोलते हैं शब्दों के माध्यम से रेखा चित्र उकेरना। तो यहाँ देखिए क्या है, कैप्टन चश्मे वाला किसी फौज का कैप्टन नहीं था और ना ही वह नेताजी का साथी या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था।
वह एक बेहद बूढ़ा, मरियल या लंगड़ा सा आदमी था, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक की और दूसरे हाथ में एक बांस पर टांगे बहुत से चश्मे लिए इधर उधर घूमकर बेचता फिरता था। उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, इसलिए वह हमेशा नेताजी की मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा अवश्य लगा दिया करता था। तो अब आपको समझ में आया कि वो किस तरीके का था। अब ये पूरा रेखा चित्र आपके चैप्टर में दिया हुआ है कि कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कैसा था, तो वही रेखा चित्र आपको यहाँ पर लिखना है। और अगर मान लीजिए आप भूल भी जाते हो तो कैप्टन चश्मे वाले की एक मूर्ति तो आपके बारे में अभी तक आपको बन गई होगी, तो उसे अपने शब्दों के माध्यम से बताइए कि वो कैसा था, क्या लेकर चलता था, क्या नहीं था, सभी कुछ। प्रश्न संख्या 20 है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को क्यों निहारते थे? कारण ये था कि उस मूर्ति, जब भी वो 15वें दिन वहां से निकलते तो मूर्ति का चश्मा बदल जाया करता था और ये उनको देखकर बहुत अच्छा लगता था उन्हें बहुत, तो इसलिए वो जब भी वहां आते तो वो उस मूर्ति को जरूर निहारते थे कि अब उसमें कौन सा चश्मा लगा है, क्योंकि हमेशा कभी गोल फ्रेम वाला, कभी चौकोर फ्रेम वाला, कभी मोटे फ्रेम वाला या कभी बिना फ्रेम वाला भी इस तरीके के चश्मे लगे होते थे। तो देखिए क्या है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को इसलिए निहारते थे क्योंकि मूर्ति का चश्मा बदलता रहता था, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल चश्मा जरूर होता था। हालदार साहब की धूल भरी यात्रा के ये क्षण आश्चर्य या प्रसन्नता से भरे होते थे। अब वो जब भी गुजरते तो हमेशा, भाई चूंकि गांव का एरिया है तो धूल भरा ही रहेगा, अब वो जब यहाँ पर आते थे तो ये उनको बहुत ही थोड़ा सा रिफ्रेश करने वाला मोमेंट होता था जब वो नेताजी की मूर्ति पर वो चश्मा लगा हुआ देखते थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और चूँकि नेताजी एक हमारे बहुत बड़े देशभक्त व्यक्ति रहे और उनके प्रति कोई आदर सम्मान व्यक्त कर रहा है, ये देखकर भी जो हालदार साहब को अच्छा लगा करता था, तो हमेशा मूर्ति को निहारा करते थे। प्रश्न संख्या 21 है, एक बार फिर कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब को चौराहे की दुकानें तथा पान की दुकानें भी बंद मिली, तो उन्हें क्या असुविधा हुई होगी तथा उन्होंने कैसा अनुभव किया होगा? एक्चुअली क्या है, जब वो हर 15वें दिन वहाँ से निकलते थे तो पान खाते थे, फिर एक दिन निकले तो देखा कि भाई मूर्ति पे चश्मा भी नहीं है, चौराहे पर दुकानें भी बंद हैं, सन्नाटा है, तो उन्हें समझ में नहीं आया। तो ये असुविधा क्या थी? सबसे बात कि उनको पान नहीं मिला, दूसरी बात थी कि मूर्ति पे चश्मा नहीं मिला। तो ये दो चीज़ें उन्हें सबसे ज़्यादा असुविधा दे रही थी। तो देखिए क्या है, अब ये बात तो उन्हें बाद में पता चलती है कि कैप्टन मर गया है ना। हालदार साहब की आदत हो गई थी कि जब भी वह कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुककर पान खाते थे, परंतु इस बार उन्हें चौराहे की दुकानें बंद मिली तो उन्हें आश्चर्य हुआ। पूछताछ करने पर जब मालूम हुआ कि कैप्टन मर गया तो वे अत्यंत दुखी हुए। कुछ देर चुपचाप खड़े रहने के पश्चात वह जीप में बैठकर वहां से रवाना हो गए। क्यों? क्योंकि भाई उनको वो गुजरते थे, पान खाते थे, पान खाने के बहाने वो मूर्ति को भी निहारा करते थे जिसमें चश्मे बदल जाया करते थे। जब उस दिन सारी दुकानें बंद थी तो उन्होंने पूछा तो पता चला दुकानें बंद हैं क्योंकि कैप्टन मर गया, इस वजह से बंद हैं दुकानें और मूर्ति पे चश्मा भी नहीं है। तो ये बात उनको बहुत आहत करती है और वो बिना पान खाए वहां से चले जाते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, हालदार साहब के द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाला अपनी आंखें क्यों पोंछने लगा? क्योंकि जब उन्होंने पूछा तो उसने ये बताया कि भाई कैप्टन मर गया, तो इस बात से पान वाला खुद भी दुखी था, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उन्हें पोंछने लगा था। पान वाला एक हंसमुख एवं मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए वह हमेशा कैप्टन का मजाक उड़ाया करता था। इसके बावजूद वह कैप्टन की देशभक्ति एवं उनके सरल व सहज व्यक्तित्व के कारण उसका सम्मान भी करता था। मजाक तो उड़ाता था, लेकिन जो उसका व्यक्तित्व था उसके लिए वो सम्मान भी किया करता था। कैप्टन की मृत्यु हो जाने के कारण वह अत्यंत दुखी था, इसीलिए कैप्टन के बारे में पूछे जाने पर वह अपनी नम आंखों को पोंछने लगता है। जब उसे पूछा जाता है कि भाई कैप्टन क्यों नहीं मूर्ति पर चश्मा है, तो हालदार साहब को बताता है कि कैप्टन मर गया, और ये कहते हुए इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो उसे पोंछने लगता है। तो ये पता चलता है कि भाई एक तरफ वो मजाकिया तो था ही था पान वाला, लेकिन एक संवेदनशील व्यक्ति भी था।
प्रश्न संख्या 23 है, हालदार साहब चौराहे पर आकर रुकना नहीं चाहते थे, इसका क्या कारण था? जब उन्हें पता चला कि भाई मूर्ति पर चश्मा नहीं है और चश्मा लगाने वाला कैप्टन अब है नहीं, उसकी मृत्यु हो गई, तो अब क्या, जब भी वो गुजरे तो मूर्ति पे चश्मा नहीं मिलता था, तो इसीलिए अब वो जो है जब उस दिन गुजरे तो वहाँ से वो चौराहे पर रुकना ही नहीं चाहते थे, पान खाना नहीं चाहते थे और मूर्ति को देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ होती थी। इसीलिए वो उस दिन जो है ड्राइवर से बोल दिए कि आज हम पान नहीं खाएंगे और हम कस्बे में नहीं रुकेंगे। तो देखिए क्या है, हालदार साहब चौराहे पे आकर इसलिए नहीं रुकना चाहते थे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु के बाद उन्हें चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ नहीं मिलता था। साथ ही उन्हें वहां रुकते ही कैप्टन की याद आ जाती थी। यह विचार उन्हें अत्यंत दुखी करता था। तो मूर्ति पर चश्मा नहीं है, कैप्टन एक देशभक्त व्यक्ति मर गया है, ये दोनों ही चीज़ें उनको बहुत परेशान करती थी। इसीलिए वो अब जो है वहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे, उस कस्बे में चौराहे पर। प्रश्न संख्या 24 है, हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु पर दुखी और विचलित क्यों हो गए थे? अब चूंकि वो एक देशभक्त व्यक्ति था तो उसकी मृत्यु पर विचलित होना तो स्वाभाविक था, लेकिन उसके बाद की भी एक चिंता ये थी कि भाई अब मूर्ति पे चश्मा कौन लगाएगा। तो ये दोनों ही बातें जो हैं वो हालदार साहब को कहीं ना कहीं विचलित कर रही थी। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु पर दुखी और विचलित हो गए थे क्योंकि कस्बे में एक सच्चे देशभक्त को खो दिया था। वे सोच रहे थे कि कस्बे में पहले की तरह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अवश्य होगी, परंतु कैप्टन की तरह मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं होगा और अब मूर्ति बिना चश्मे के ही देखने को मिलेगी। तो जो ये बात अखर रही थी सभी को, उस कमी को पूरा किया था कैप्टन ने। मूर्ति पे जो चश्मा नहीं था उस बात को सभी लोग अखर रहे थे, लेकिन उसको कैप्टन ने पूरा किया। लेकिन कैप्टन जब मर गया तो अब उस कमी को पूरा करने वाला कोई नहीं था। अब ये बात हालदार साहब को कहीं ना कहीं कचोट रही थी। तो ये अफसोस था उनको उसके मर जाने का भी और मूर्ति पे चश्मा ना होने का भी कि अब कौन पहनाएगा उस मूर्ति को चश्मा। प्रश्न संख्या 25 है, हालदार साहब के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं बताइए। अब लेकिन जहां पर आपसे विशेषताएं पूछी जाएं कुछ ऐसा हो तो हमेशा उनको पॉइंट्स में देने की कोशिश करिए। अब चूंकि ये आपके क्षितिज के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा वर्डिंग्स में नहीं पूछे, 25 से 30 शब्दों के लिए पूछे जाते हैं, तो इस कंडीशन में कभी भी आप इन्हें हेडिंग्स में उत्तर देने की कोशिश नहीं करिएगा, है ना। इन्हें पॉइंट्स में दीजिए, क्योंकि हेडिंग में जैसे ही हमने उत्तर दिया तो वो जाहिर सी बात है वर्ड लिमिट से ज़्यादा चली जाएंगी। तो पॉइंट्स भी देंगे, कम शब्दों में एकदम सही चीज़ आ जाएगी। हालदार साहब के चरित्र की निम्न 2 विशेषताएं अत्यधिक उल्लेखनीय है। पहला है, हालदार साहब एक सहृदय और संवेदनशील व्यक्ति थे, क्योंकि वो कैप्टन को देखकर उसकी मृत्यु पर जो उनको संवेदना हुई तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे। दूसरा है, हालदार साहब सच्चे देशभक्त हैं। किसी महापुरुष व देश प्रेमी का उपहास करना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो अब वो एक देशभक्त व्यक्ति है, क्यों? क्योंकि जब पान वाला कैप्टन का उपहास करता है तो ये हालदार साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो इससे ये पता चलता है कि वो एक देशभक्त व्यक्ति थे। अगर कोई देशभक्तों का मजाक उड़ाए तो वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। प्रश्न संख्या 26 है, नेताजी का चश्मा पाठ का संदेश क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसमें सीधे सीधे हमें संदेश किस बात का मिल रहा है? वो है देशभक्ति की भावना का संदेश। एक जो अभी पीढ़ी है उसके लिए और एक भावी पीढ़ी जो आने वाली है, उन दोनों के लिए इस बात को बताया गया है। साथ ही साथ वो भी बताया गया वो पीढ़ी भी है जो इन देशभक्तों के मजाक उड़ाती है। तो कई चीज़ें इस पाठ में बताई गई हैं कि देशभक्तों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और भावी आने वाली पीढ़ी के अंदर भी इस भावना का प्रचार प्रसार हम ही कर सकते हैं बहुत से तरीकों से। तो देखिए क्या है, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने देशभक्ति की भावना का संदेश दिया है। देश के निर्माण व विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक अपने अपने तरीके से सहयोग करता है। जाहिर सी बात है हमारा भी अपना एक तरीका रहता है। इस प्रक्रिया में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। अब इसमें बच्चों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बच्चों के अंदर ये बात अगर हम छोटेपन से नहीं डालेंगे तो बड़े होकर वो देश और देशभक्ति की भावना से परिचित नहीं हो पाएंगे। जैसे वो अपने घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखते हैं, उसी तरीके से ये सारी भावना हमें अपने देश के प्रति भी, हमारी जो
संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, देश की संपत्ति है, उसको हमें सम्मान करना है। उन जो हमारे देशभक्त रहे उनका सम्मान करना है। आने वाली भावी पीढ़ी को के अंदर इस भावना का जगना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसमें सभी लोग शामिल हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। देश में प्रत्येक नागरिक इसकी सभी चीज़ों से प्यार करने वाला, देश की समृद्धि के लिए प्रयास करने वाला हर नागरिक, हर व्यक्ति देशभक्त है। यानी कि यहाँ की जितनी संपत्ति है उसका संरक्षण करना, यहाँ के पर्यावरण का संरक्षण करना, हमारे द्वारा कोई किया गया काम जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा हो, तो ये सभी तरीकों से हम देशभक्ति ही करते हैं। ज़रूरी नहीं कि देशभक्ति के लिए हम बॉर्डर पे जाएं, लड़ें तो ही हम देशभक्ति दिखाएं, ऐसा नहीं। हम देश के अंदर रहकर भी अपने कार्यों द्वारा देशभक्ति दिखा सकते हैं। तो ये पूरा संपूर्ण पाठ हमें देशभक्ति की भावना का संदेश देता है। प्रश्न संख्या 27 है, कैप्टन कौन था, वह मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? तो जैसे आप पूछा गया, यही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया। तो कैप्टन एक चश्मा बेचने वाला व्यक्ति था, बूढ़ा था, निर्धन था, कमज़ोर था, दिव्यांग था, ये सब लिखेंगे। और वो क्यों बदलता था? क्योंकि उन्हें बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति अखरती थी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो उन पर चश्मा लगा दिया करता था। कैप्टन चश्मे बेचने वाला एक साधारण व्यक्ति था जो फेरी लगाकर चश्मे बेचने का कार्य करता था। उसे इस बात से बहुत दुख होता था कि कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे की थी। चश्मा नेताजी की बहुत महत्वपूर्ण पहचान है, इसलिए वह नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा देता था। अब नेताजी की मूर्ति को हम अगर उनको इमेजिन करें तो हम बगैर चश्मे के नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए वो उनकी पहचान का महत्वपूर्ण अंग रहा है। तो इसलिए ये बात उसको अखरती थी और उस पर वो चश्मा लगा दिया करता था। कैप्टन को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह अपने पास रखे हुए गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति को पहना देता। लेकिन जब किसी ग्राहक को वैसा ही फ्रेम लेना होता जैसा मूर्ति पर लगा हुआ रहता, तब कैप्टन मूर्ति पर लगा फ्रेम उतारकर ग्राहक को दे देता और मूर्ति को दूसरा फ्रेम पहना देता था। इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल दिया करता था। तो अब वो क्या करता था? बार बार मूर्ति का चश्मा बदलता था। क्यों? क्योंकि वो खुद एक चश्मा बेचने वाला था। तो जो मूर्ति पर लगा चश्मा अगर किसी ग्राहक को पसंद आए तो उसे दे देता था और उसकी जगह दूसरा चश्मा मूर्ति को लगा दिया करता था। तो इस तरीके से इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस बने। कुछ क्वेश्चंस हमें सिमिलर लग रहे हैं पर उनमें अलग अलग चीज़ें भी पूछी गई हैं। तो इस तरीके से इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। चैप्टर बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। घुमा फिरा कर चीज़ें पूछी गई हैं। 3 ही कैरेक्टर इस पूरी कहानी में हैं, कैप्टन है, पानवाला है, हालदार साहब हैं। तो ये तीनों के बारे में ही इनकी विशेषताएं वगैरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पानवाले की विशेषताएं हैं, कैप्टन की विशेषताएं हैं, हालदार साहब की विशेषताएं हैं। तो इन सभी को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूरी कहानी की एक समरी पूछी जा सकती है। तो उसको आप जितना छोटा करके, क्योंकि ये जो चैप्टर हमारे क्षितिज के आते हैं इनके वर्ड लिमिट बहुत कम होती है, तो क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा बड़े करने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि हमें वर्ड लिमिट के अंदर ही काम करना है। तो आपने यहाँ देखा होगा जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत छोटे छोटे आंसर्स रहे हैं। कारण ये है क्योंकि इन्हें हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है ना? तो इस तरीके से इस पार्ट के पूरे प्रश्न हमने कर लिए। अभी तो हमारा क्षितिज का अभी और भी चैप्टर्स बाकी हैं, लेकर जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।